लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है, हम लोग शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत के लोग सही माने में हैं। जितने लोगों से हम लोगों ने शुरुआत किया था उससे ज्यादा लोग अध्यक्षीय संबोधन सुनने के लिए यहाँ हैं। सुन के अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम आप सब लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे साथियों ने काफी कुछ विस्तार से कहा है और खास करके अरशद भाई और आप साथियों ने बहुत ही विस्तार से बातों को रखा। सही मायने में तो हमारे लिए बहुत कुछ कहने के लिए बचता भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की बातें यानी विचारों तेजक है कि उस पर कुछ टिप्पणी कहे बिना मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ। हम लोग जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत के बारे में हमें देखना होगा, सोचना होगा। वो किस परिवार से आया था, वो कहाँ रह सकता था, कहाँ जा सकता था, या उसके परिवार वाले भी उसके राजनीति में उसके पिता थे, वो क्या चाहते थे, लेकिन उन्होंने सबको त्याग कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हमने त्याग किया है, क्या त्याग किया है? हमने शादी नहीं किया। पता नहीं कौन सा त्याग है कि हमने शादी नहीं किया, क्यों कौन सा त्याग है कि हमने देश के लिए शादी नहीं किया। अब पता नहीं आपने शादी क्यों नहीं किया, या कोई आपसे ज्ञान है या क्या हुआ क्या क्या, तो अलग की बात है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो कहा जाता है, एक इतना मिथ्या प्रचार किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी थे जिनका कपड़ा पहले धुलने के लिए जाता था। अगर यह बात ही मानने की पहले धुलने के लिए जाता था, तो वो आदमी भारत के स्वाधीनता आंदोलन में किस तरीके से लड़ा, किस तरीके से आया, वो कहाँ रह सकता था, कितनी संभावना वो भोग कर सकता है। एक बात और आप लोगों से मैं कह देना चाहूँगा कि आप लोग कितनी देर हमको सुनने के मूड में है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ जुमाड़ा देख के मेरा उत्साह थोड़ा पड़ रहा है। लेकिन खैर हम लोग संक्षेप में ही बातों में रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी थे जो देश में आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक अधनंगा फकीर भारत में घूम रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, इसका साथ देना चाहिए। और उन्होंने वहां अपने विद्यालय के साथियों को इनके साथ लगा दिया कि जाओ उस आदमी की मदद करो, उसका सहयोग करो। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनके पिताजी को दुनिया के पैमाने पर जितने बड़े बड़े मुकदमे हुआ करते थे, जिनको लोग जानते थे कि मैं हार जाऊंगा इसको, वो मुकदमा पंडित मोतीलाल नेहरू को दिया जाता है। और उन्होंने झंडा गाड़ा हर जगह, कहीं से भी पराजित होकर के कोई केस हार के नहीं आए पंडित मोतीलाल नेहरू। वो पंडित मोतीलाल नेहरू जिसका भी जिक्र हो रहा था कि उनका आवास अभी भी जाकर के कोई इलाहाबाद में देख सकता है, और उस आवास में वो आराम से चैन से रह सकते थे कि अपने खानदान को समर्पित कर दिए होंगे, तो खाली उसके भाड़ा से, किराया से उसके जो आता उनकी आज औलाद उसकी परवरिश होती रहती। लेकिन उस आवास को उन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर रहे हैं जिनकी लड़की इंदिरा गांधी ने ये जानते हुए, उसको रिपोर्ट थी कि आदमी हमको मार देगा, गोली मार देगा, मैं इसके हाथों मारे जाऊंगी, उनका नहीं। हमारे सब बच्चे हैं जो किसी के प्रति विश्वास नहीं कर सकते हैं, और आज उसके ऊपर उंगली उठाने का काम वो लोग करते हैं जो जाते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग झंडा लेकर के इनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, और वहां से गाड़ी पैक करते हैं, चले आते हैं, और संदेश देते हैं दिल्ली से कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं बच के चला आया। इसमें तुम्हें बहुत बहादुरी, शौर्य का प्रदर्शन करते हैं कि बता देना पंजाब के मुख्यमंत्री को कि मैं बच के चला आया। ऐसे लोगों पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिनको जब स्वाधीनता मिली तो अंग्रेज क्या कह रहे थे कि ये भूखे नंगों का देश, ये तो खाने भी न मर जाएंगे, ये अंततः आएंगे हमारे दरवाजे पर दया की भीख मांगेंगे और कहेंगे कि जाओ फिर हमारे ऊपर शासन करो, हमको संभालो, नहीं हम बर्बाद हो जाएंगे। और वो जवाहरलाल नेहरू आकर के क्या क्या नीतियां, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या अभी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो नेहरू है जिन्होंने खुलेआम सदन में, संसद में विपक्ष की आवाज अगर कमजोर होती थी तो खुद उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ये रिकॉर्ड है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का पेपर था,
उस समय उतना प्रतिपक्ष मजबूत नहीं था सदन में। उन्होंने खुद उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने बजट की आलोचना छपवाया। जिस दिन वो बजट पेश किए थे संसद में, नेशनल हेराल्ड के दूसरे दिन अखबार में आया पूरे फुल पेज का एक, हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया। नेशनल हेराल्ड मतलब कांग्रेस का पेपर, कांग्रेस मतलब उसमें अगर आलोचना हो रही थी तो सीधे सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना थी। हड़कंप मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बाद में पता चला उसका जान करती, छप कैसे गया, पता चला था अखबार छपते छपते अंतिम समय में एक आदमी आया था और कागज दे दिया, कहा इसका छपना बहुत जरूरी है। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि सदन में आवाज उठाने के लिए अपने घनघोर प्रतिद्वंदी, जिन्होंने उनकी कदम कदम पर आलोचना की और उस आलोचना के सामने पानी पानी हो जाया करते थे पंडित नेहरू, उनको उन्होंने सदन में ले जाने का काम किया। ये बाई इलेक्शन चुनाव करा करके पंडित रैया जी को, राममनोहर रैया को उस सदन में ले गए उठा करके। उनका मकसद था कि केवल सत्ता पक्ष से देश नहीं चलता है, सदन नहीं चलता है, संसद नहीं चलता है, वहाँ मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। क्योंकि विपक्ष क्या है, हमारी कमियों को बताता है। अगर हमारे में कोई कमी है तो बताओ। आज क्या हो रहा है, नारा दिया जा रहा वक्ताओं के साथ। पहले था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब है विपक्ष मुक्त भारत। ये हमारे संसदीय परंपरा है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते या उनके इन सारे लोगों के लिए ये शर्म की बात है इस तरीके की बात वो करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी थे जिस समय भारत स्वाधीन हो रहा था, भारत के साथ तमाम देश स्वाधीन हो रहे थे। जब भारत में स्वाधीनता की चिंगारी उठी, या यूं कहें कि रूस में जब क्रांति हुई, सोवियत संघ की स्थापना हुई, उसके बाद तमाम जितने उपनिवेशवादी देश थे सब धीरे की धीरे स्वाधीन होना शुरू किए। इनका अस्तित्व ही नहीं था, इनके सामने एक ही विकल्प था। उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक तरफ सोवियत यूनियन का ध्रुव था, दूसरी तरफ अमेरिका का ध्रुव था। ये था कि चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, इधर कुआं है उधर खाई है, अब कहाँ जाओगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए, नेहरू नासिर टीटो खड़े हुए और उन्होंने 1955 में बांगू सम्मेलन किया। इंडोनेशिया के बांगू शहर में बांगू सम्मेलन किया और वहां से उन्होंने एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि नहीं, हम किसी के पिछड़ागु नहीं होंगे, हम किसी के पिछड़ागु नहीं होंगे, हमारी अपनी नीतियां होंगी, हम अपने देश के विकास के लिए हम स्वयं निर्णय करेंगे। और वही बांगू सम्मेलन आधार बना नॉन एलाइन मूवमेंट का, निरपेक्ष आंदोलन का, जिसमें आज की तारीख में 129 देश आज भी है उसके साथ। लेकिन हमने क्या किया है, उसकी घनघोर अपेक्षा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी बात आप कह रहे हो और 56 का सीधा है तो सदन में खुल के कहो ना, बताओ ना। आपका जो बहुमत है सदन में, 3/4 बहुमत के लिए आप प्रयास कर रहे हो, आप इतने बड़े नेता हो, सदन में बताओ यही बात, लेकिन वहां भी नहीं करेंगे। लेकिन काम क्या करेंगे साहब, लटकन बनेंगे। किसके लटकन बनेंगे? इजराइल के लटकन बनेंगे। किसके लटकन बनेंगे? अमेरिका के लटकन बनेंगे। वो अमेरिका जो आपको कुत्ते बराबर भी नहीं समझता है, आपको घास नहीं डाल रहा है, वो घास किसको डाल रहा है आप सब लोग जानते हैं। जिससे हम अपने आप को प्रतिद्वंदिता करते हैं, पाकिस्तान उसका सबसे लाडला लड़का है। और वो पाकिस्तान जो ईरान से भी दोस्ती करता है, जो ईरान से दुश्मनी भी कर लेता है, और आपकी औकात हैसियत नहीं है कि आप जिसका तलवा चाहते हैं उसके सामने आप कायदे से बात करें। आपकी जुबान काटती है एक लाइन कहने में कि आपके नागरिकों को वहां मारा गया। अमेरिका की ये लोग आपके पोत पर हमला किए, चिट लिख के ले गए थे, कहीं जुबान लड़खड़ा न जाए, उसके बाद भी आप बोल नहीं पाए। आप ये बात करेंगे, आप किसकी बात, और उसके बाद आप करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, आप अपनी तुलना करना चाहोगे। बात में आप गालियां दो, कहीं तो का घर बड़ा अच्छा लगा हमको सदन में कि भाई देखो सदन का इतना समय मतलब बात करो, 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना भर कोई समय निर्धारित कर लो, जितनी गालियां देने हो जवाहरलाल नेहरू को गालियां दे दो, लेकिन और बाकी काम बिना होने को उस जवाहरलाल नेहरू की संस्था के हम लोग हमें बाहर थे और हम बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विचार मंच की स्थापना हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। दुख तब होता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू
जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे आज तक किए हैं, और सही मायने में उस पार्टी के देश के आइकॉन हो सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उस पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान और सबका सम्मान नहीं दे पा रही। उसके पीछे शायद यही कारण है कि आज का राजनीतिक विचार नहीं होते हैं, सारे दलों की स्थिति है। तात्कालिक देखते हैं हम, तात्कालिक रूप से कैसे सत्ता में पा जाए, सत्ता में हमको इस बिरादरी का वोट मिल जाए, उस बिरादरी का वोट मिल जाए, इस पूंजीपति से पैसा मिल जाए, और पैसों का खेल, पैसों का खेल आज जो हो रहा है, चढ़ावा के नाम पे भंडा खोल हुआ है। आपको पता होना चाहिए 1951 में भी ये बातें हुई थी। सोमनाथ मंदिर क्यों तोड़ा गया था? ये लोग कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, लुटेरा था, उसने धर्म की हत्या की, धर्म की हानि की। सोमनाथ जी नहीं, वो धर्म के लिए तोड़ा गया था, उसका धर्म को कोई मतलब नहीं था। और आज भी आप जो मंदिर तोड़ रहे हैं, जो मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, उसके पीछे कारण वहां से धर्म दोहन करना है। आपका मकसद कभी आस्था नहीं है, आपका मकसद कभी नहीं है। और बातें हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर का अधिग्रहण करते हैं, राष्ट्रीयकरण करते हैं, और उतना ही नहीं, देश के 3,200 मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं। और अधिग्रहण करके उसका पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, उसका पैसा देश को देते हैं, देश की जनता के लिए देते हैं। आज की तारीख में भी तिरुपति मंदिर अपने चढ़ावे से जो पैसा आता है उससे अस्पताल चलवाता है, उससे विद्यालय चलवाता है, उससे जन कल्याणकारी कार्य करवाता है। तुम्हें नहीं कर सकते हो? चंपत राय बहुत बड़ी चीज है। एक तो तुम अगर प्रतीक रूप में तुम चंपत राय हैं, चंपत राय के नाम पर तमाम भूल बिहार को गाड़ी दी जा रही है। आपको चंपत राय के नाम पर बिहार में तमाम यादव को गाड़ी दी जा रही है। चंपत राय वंशज क्यों नहीं कहते हो? तुम कौन है? वंशज मतलब कोई बढ़िया स्वाद खराब नहीं है, लेकिन ये धंधेबाज लोग हैं, ये धंधा करते हैं, और ये धंधा ये अपनी दुकान जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा ये अपनी दुकान सजाएंगे। वो धंधा करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं, आस्था का धंधा करते हैं, और अपने धंधे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बड़ा अपना त्यागी पुरुष ने शादी नहीं किया, शादी नहीं की, शादी नहीं की तो कौन सा प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ होता है, तुम्हारे दफ्तर में होता है, खुलेआम सड़क पर आप क्या करते हो? कौन सा शौर्य का प्रदर्शन करते हो? पूरा देश देख रहा है, जानता हो। ऐसी हालत में हम देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है, आने वाले दिनों में प्रासंगिक रहेंगे। कोई व्यक्ति प्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक होता है उसका विचार, उसके काम करने की शैली, उसके काम करने का ढंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर किसी को फॉलो किए तो सोनी को फॉलो किए। जो आज की तारीख तक आपका प्राकृतिक मित्र है, वो हर मौके पर हर जगह आपका सहयोग किया है, आपके देश में वो जो धंधा स्थापित करने में आपकी मदद किया है, आपका सहयोग किया है। और आज जो आप ले रहे हैं तिगुना दाम पर आप राफेल खरीदते थे फ्रांस से, क्या स्थिति हुई उसकी? और झूठ बोलते हो तुम, क्या पंडित नेहरू का मुकाबला करोगे? सदन में भी तुम झूठ बोलते हो। यही हमारा रक्षा मंत्री ने कहा था, कोई विमान नहीं गिरा, हमारा कोई सैनिक नहीं मरा। जब वो आपने घोषणा किया ना कि 6 विमान उड़ने से पहले गिर गए, 6 सिपाही आपकी जांबाज सिपाही जिनके ऊपर करोड़ों पैसा तो छोड़ दीजिए, उनको पैदा करने में बनाने में कितना श्रम लगता है, कितनी संस्था लगती है, पता है आपको? कल आपको घोषणा किया है। और वो सैनिक जो आपके देश के लिए मरे हैं, आप उनको श्रद्धांजलि तो नहीं थी, सदन में श्रद्धांजलि नहीं थी, देश के सामने उनको याद तक नहीं किया, उनके परिवार वालों को पता नहीं आपको लाश दिया। और जब आपने माना ही नहीं कि कोई मरा है तो जाहिर सी बात है लाश आपको नहीं दी होगी। उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, अंतिम जो इच्छा होती है हमारे सैनिकों की या किसी की भी कि वो हम भारत की तिरंगे झंडे में लपेट करके हमारी यात्रा निकाली जाए और लोग शान से सम्मान करें, वो सम्मान भी आप लोगों को नहीं है। शर्म, ऐसे लोग तो देशद्रोही हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और वो शुरुआत हुई है, अब जाकर के सही शुरुआत हुई है, वहां से इस्तीफे शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसका मामला केवल इस्तीफे से नहीं चलेगा। इसके लिए इन लोगों को दंडित करना होगा, देशद्रोह का मुकदमा खुलेआम इनके ऊपर करना होगा। और हम लोग जो है हमारा संगठन आने वाले दिनों में और विस्तार करेगा। और हम सबसे चाहेंगे जो भी लोग देश प्रेम की बात करते हैं, समाजवाद रखते हैं, देश में कौन सी विचारधारा, कांग्रेस की अपनी हमारी विचारधारा है या कोई कहती है? एक ही 2 ही विचारधारा है देश की दुनिया में, एक है दोनों की विचारधारा
पूंजीवाद जो आजकल कारपोरेट पूंजीवाद में तब्दील हो गया है और उसके विकल्प में दूसरी विचारधारा एक ही विचारधारा है, तो समाजवाद की विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। आज जरूरत है विचार केंद्रित प्रतिपक्ष बनाने की, आज जरूरत है विचार केंद्रित संगठन बनाने की, आज जरूरत है विचार केंद्रित समुच्चय बनाने की, गठबंधन बनाने की, सबको एकजुट करने की। अगर हम फुटकर खाली सत्ता प्राप्ति के लिए अगर हम कोई तात्कालिक संगठन बनाते हैं, तात्कालिक गठबंधन बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें आह्वान करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों का कि जो अपने घनघोर विरोधी को भी, राम मनोहर लोहिया को और तमाम समाजवादियों को, जो समाजवादी कांग्रेस से टूट गए तो फूट कर विरोध वो कहा था हमको कहाँ छोड़ रहे हो, आओ हमारे साथ रहो और हमें साथ में जाके तो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो चीजें नहीं हुई तो क्या करती है दूसरी उसमें जरूर था जानते थे समाजवादी कि हम उनके साथ रह करके वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर में रहते काम करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था कि जब आज़ादी आंदोलन में 1942 में ये तो पूरी कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस ने कर दिया, अरे कांग्रेस ने किया 1942 में जब ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे, सारे कांग्रेस में किसने झंडा संभाला चढ़कर के, तो सबके सब समाजवादी थे, समाजवादी पार्टी के सब समाजवादी लोग थे, समाजवादियों ने वहाँ जाके झंडा फहराया अपना मैदान में। तो ये कभी समझे देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित, अगर इनके हाथों से फिसलेगा तो देश जहाँ जाएगा जिसकी वो सोच रहे थे आज उनकी आत्मा वहाँ से जोड़ रही होगी, तो उनकी आत्मा को सही मानेंगे शांत प्रदान करने के लिए, उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग की जिम्मेदारी बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को उनको मजबूत करो, कार्यक्रम को आगे ले जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्ति नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई विचारधारा है, वो एक संघर्ष की विचारधारा है, वो एक वैचारिक संघर्ष की विचारधारा है, वो एक दंड की विचारधारा है, और वो देश को या दुनिया का कोई भी देश उसको बढ़ाने के लिए वो विचारधारा होती है। वही विचारधारा, वही देश, वही नीतियाँ आगे बढ़ सकती हैं जिसमें हम हर आदमी को बांध कर लेकर चलने की कोशिश करें। किसी भी आदमी को अछूत कर सकें, किसी भी आदमी को हम बाहर धकिया करके न हटा दें। जो भी आता है सबको जरूर बताओ, तो प्यार की विचारधारा है, तो नफरत की विचारधारा नहीं, तो सबको समाहित करके जो चलने की विचारधारा है। इसमें हम सब लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे करते हैं संख्या को जब मिल जाएगी, संख्या को जब मिल जाएगी तो तलाक करने के लिए एक ही आदमी निकलता है। अगर से कोई एक ही निकलता है सदन में कौन घूरता है, कहता है कि हम घरों को सुनाने के लिए कौन घूरते, हमारा मकसद हिंसा नहीं था, घर की वाही का भी मकसद परिवारों का रहना, उसका हिंसा उसका मकसद नहीं था, उसने जोर देते हैं और कह रहा था कि हम देख रहे हैं बात उनके बाहर हो जानते ये सरकार होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद अंतिम समय तक लड़ते रहे, जोड़ते रहे और अंतिम दोनों उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने अपने आप सम्मान की रक्षा की। उन्होंने से लेकर वहाँ जाए बताना होगा कि ऐसा लोगों की लोग के जीवन अच्छा क्यों कर दिया तो सही हो जाता होगा। ये पूरी ब्राह्मणों की विरासत है, ये ब्राह्मणों की विरासत है। ब्राह्मणों की विरासत वो नहीं है कि फर्जी नाम से जाकर के चोरी करो, बलात्कार करो, व्यवचार करो, सत्ता में जैसे भी हो उसको घुस करके प्रशासन में कोई भी उसका मजा लो, प्रशासन से बाहर आकर के वहाँ मजा लो। उसको हमने क्या किया है, ने क्या किया, सारे लोग क्या करें, जो भी लोग अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं लेकिन नहीं उनको नहीं होता। ब्राह्मण वो है जो देश के अंदर सहायक दे, देश के लिए बन दे, देश के विकास में हाथ बढ़ावे। ब्राह्मण वो है जो एक तानाशाह राजा को खींच कर पूजा की करने से देखे और अपने शिष्य को अपने जैसा काम करने वाले शिष्य को नीचे से उठा करके सिंहासन की स्थापित करके और आज की तारीख में ब्राह्मणों को महत्व बोलता है। अब थोड़ी थोड़ी अखंडता पढ़ने लगे, अब तो कुछ अपने नहीं आते हैं बदले को, ब्राह्मण को कह जाओ आप नेता बन जाओ, ब्राह्मण को कह जाओ आप नेता बन जाओ, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ब्राह्मणों को भी अपने अंदर उसकी झांक की दिखना होगा कि हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं और आने वाले जीवन में हमें कहाँ जाना है, ऐसे लेकर फिर हम आपसे लोग आभार व्यक्त करते हैं और विचार बहुत शुभकामनाएं होती हैं।